दोस्तों 307 के जो मामले होते हैं आईपीसी 307 के, जिसे आप अटेम्प्ट टू मर्डर बोलते हैं या कई लोग इसे हाफ मर्डर भी बोलते हैं। हालांकि हाफ मर्डर जैसा कोई वर्ड होता नहीं है। अटेम्प्ट टू मर्डर आईपीसी 307 में आसानी से बेल नहीं होती। सालों साल आप कोर्ट के चक्कर काटते हैं, फिर भी आपकी बेल नहीं हो पाती। ये डिपेंड करता है कि किस तरह से जो अटैक किया गया या वार किया गया किसी भी व्यक्ति पर, कितनी उसे चोट आई, किस तरह से चोट पहुंचाई गई, किस हथियार का इस्तेमाल किया गया, और जो 3 बातें होती हैं हमेशा क्राइम करने में, इंटेंशन, प्रिपरेशन और अटेम्प्ट, किस तरह से प्रूव हो पाए, ये सब चीजें भी देखी जाती हैं। 307 एक ऐसा आईपीसी का सेक्शन है जिसके अंदर की काफी कुछ समझने के लिए चीजें हैं, क्योंकि इसमें जरूरी नहीं, जैसे कि आप 326 में देखते हो कि जहां पर किसी को बहुत मारा पीटा गया, 20 दिन से ज्यादा वो व्यक्ति उठ नहीं सकता, किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट है या घर पर ही बेडेड है, यहाँ पर तो किसी को मारा, पर यहाँ 307 में सिर्फ किसी को अटेम्प्ट ही कर दिया पर वो आदमी बच गया, उसे चोट नहीं लगी, ऐसे में भी 307 के तहत मुकदमा दर्ज हो जाता है और मामला उम्र कैद तक का है और उम्र कैद से फांसी तक जा सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि 307 में बेल क्यों नहीं होती और बेल आप किस तरह से ले पाएंगे, क्या उसके रीजंस हैं, और भी काफी कुछ आज हम जानेंगे आईपीसी 307 के बारे में। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं फिर एक बार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लेकर आते हैं और आपको बनाते हैं कानूनी जानकार। दोस्तों अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी किसी पर आईपीसी 307 का मुकदमा दर्ज होता है तो ऐसे मामलों में जल्दी से बेल नहीं होती। बेल के लिए आप सेशंस कोर्ट जाते हो, हाई कोर्ट जाते हो, सुप्रीम कोर्ट जाते हो, फिर भी बेल नहीं मिल पाती और आप वापस आते हो। हमसे एक हमारे व्यूअर ने पूछा था कि सर इसमें तो सिर्फ लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट का ही प्रावधान है, मतलब सिर्फ उम्र कैद का प्रावधान है, तो इसमें डेथ का प्रावधान कैसे बन गया। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। 307 में काफी सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जहां पर कि 307 नहीं लगता पर फिर भी 307 लगा दिया जाता है। और कब 307 ही लगेगा, क्योंकि सिर्फ प्लानिंग करना, सिर्फ प्रिपरेशन कर लेने से 307 नहीं लग जाता, उसके ऊपर एक्ट भी करना पड़ता है। कई बार ऐसा भी देखा गया कि मामला था 307 का और आप बोलते हैं कि नहीं, थोड़ी सी खरोच आई है या थोड़ी सी चोट लगी है, तो ऐसे में 307 में मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर जो पिछली हमने वीडियो बनाई थी, जजमेंट जो मैंने आपको बताया था एसके खाजा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, उस वीडियो को आप देखिए। हालांकि लास्ट में मैं उस वीडियो को लगा दूंगा, उस वीडियो को आप देखेंगे तो जान पाएंगे कि 307 कब लगता है और कब नहीं लगता है। 307 का जो मुकदमा होता है, जिसे आप बोलते हो अटेम्प्ट टू मर्डर या जान से मारने की कोशिश, जिसकी सजा 10 साल से लेकर उम्र कैद तक होती है, फांसी भी दी जाती है। अगर किसी व्यक्ति को उम्र कैद की सजा दी गई है, वो जेल में बंद है और अभी उसने फिर से वही अपराध कर दिया, तो ऐसे में फांसी भी दी जा सकती है। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, जो उम्र कैद की सजा है, वहां तक सजा देने का प्रावधान है 307 में। नॉन बेलेबल ये ऑफेंस होता है, मतलब कि सीधा पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है, इसमें वारंट दिखाने की जरूरत नहीं है। नॉन कंपाउंडेबल है, कंपाउंड नहीं कर सकते। आप सोचो कि हम दोनों बैठकर रजामंदी कर लें और जाकर बेल ले लें या केस खत्म कर दें, ऐसा नहीं होगा। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है बट सब में ऐसा नहीं होता। सेशन ट्रायल होता है, मतलब कि जैसे आप देखते हो कई सारे मुकदमों के अंदर नीचे जो मजिस्ट्रेट साहब है वो उसका ट्रायल चला रहे होते हैं, बट ऐसा इसमें नहीं होता। इसमें सेशन कोर्ट ही ट्रायल चलाएंगे, बाद में आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक आप जा सकते हो, वो डिपेंड करता है केस टू केस। कोई भी मामला हो, सेशन ट्रायल लगेगा, बेल भी आपकी शुरुआत जो होगी सेशन से ही होगी, सेशन कोर्ट में आप बेल लगाएंगे। अब दोस्तों एक बात बहुत जरा सामने आती है, आप अगर कोई भी नए वकील साहब है, अभी लॉ स्टूडेंट है, या आपने केस को लड़ना अभी शुरू किया है, जैसे हम लोग जब केस लड़ते हैं तो 307 में बहुत ज्यादा एक अजीब तरह की चीजें हमारे सामने खड़ी होती हैं। जैसे कि 302 में क्या होता है कि सामने वाला व्यक्ति मर चुका है तो वो अपनी गवाही देने आएगा नहीं, पर 307 में वो व्यक्ति सामने ही खड़ा है, या तो वो बच गया, फॉर्चुनेटली अच्छी बात है वो बच गया, और या फिर वो मरते मरते, मतलब ये समझ लो कि अगर लगती वो चीज तो वो मर ही गया था। ऐसे मामलों में खुद अपनी गवाही देने के लिए वो सामने खड़ा है। और ज्यादा प्रॉब्लम कहां होती है, जब वहां पर जो वेपन होता है जिससे कि मारने का प्रयास किया गया या मारा गया वो बरामद हो गया हो, और साथ में ही गवाही जो हो रही है एमएलसी के रिलेट की जाती है, एमएलसी को देखा जाता है, तो ऐसी चीजों में सामने और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। मेरा मानना है जितने भी क्रिमिनल केसेस लड़ते हैं वकील साहब, जैसे हम लोग से क्रिमिनल केसेस ही लड़ते हैं, हम सिविल को नहीं देखते, तो क्रिमिनल केसेस को लड़ने के लिए
302 से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस माना जाता है 307 को। हालांकि 307 में बेल थोड़ा पहले हो जाती है, बट फिर भी 307 को लड़ना थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, थोड़ा सा चुनौती भरा होता है, क्योंकि 326 में जहां पर ग्रीवियस हर्ट हुई, ग्रीवियस हर्ट कहां पर है, 320 आईपीसी को पढ़ लेना, जिसमें कि 324, 325, 326 को आपको पढ़ना चाहिए। 323 तो ये स्टैंड ही नहीं करता कि थाने से आपकी बेल हो जाती है। 307 सीरियस नेचर का अपराध होता है, बहुत सीरियस इसको माना जाता है। जिसको चोट लगी, जो मर सकता था, वो सामने खड़ा है, अब उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कैसे आप अपने क्लाइंट को निकालोगे, पूरी तरीके से बरी करवाओगे, वो बहुत मुश्किल चैलेंजिंग चीज होती है। और ऐसे ही केस को ले लेना, फाइट करना शुरू कर देना, सामने वाले की जिंदगी दांव पर लगाई जा सकती है अगर सामने वाले वकील साहब ने पहले इस तरह के मुकदमे ना लड़े हों या ऐसे मामलों में पहले अच्छे से अपनी तैयारी ना की हो। हालांकि 307 जैसे सीरियस मामलों में भी ऐसा देखा गया है कि कई मामलों में एफआईआर क्वैश हो जाती है हाईकोर्ट जाने के बाद। वहां देखा जाता है दोनों पार्टीज क्या बोलना चाहती हैं, जो पहले वाली पार्टी थी उसको कितनी चोट आई, कैसे चोट आई, या वो बच गया तो सर्कमस्टांसेस क्या थे, ये सब देखे जाते हैं। पर फिर भी एफआईआर को क्वैश कराया जा सकता है। जरूरी नहीं कि आप 8-10 साल 5 साल तक केस लड़े ही, इसको भी आप क्वैश करा सकते हैं। डिपेंड करता है आपके वकील साहब किस तरह से उस केस को कोर्ट में प्रेजेंट कर रहे हैं। दोस्तों 307 आईपीसी के मामले में चोट से ज्यादा आपको इरादा देखना चाहिए। इंटेंशन क्या थी, इरादा देखा जाता है। मान लो किसी सामने वाले को चोट मारी गई, अब इरादा चोट मारने का ही था या नहीं, या क्या उसका इरादा था, ये सब देखा जाता है। बहुत जरूरी होती है चीज देखनी। अगर ये चीजें आप नहीं देखोगे, केस को जाके ऐसे ही आप प्रेजेंट करोगे तो केस को हार सकते हो, सामने वाले को सजा हो सकती है। इंटेंशन को दिखाना पड़ता है, उसकी इंटेंशन क्या थी जिसने ये अपराध कारित किया। अब यहाँ पर एक सवाल और आता है कि सर हमने बेल लगाई थी, सेशंस कोर्ट में लगाई, हाई कोर्ट में लगाई, अब क्या दोबारा हम सेशंस कोर्ट में बेल लगा सकते हैं? आप बिल्कुल बेल लगा सकते हैं। अगर कोई भी सर्कमस्टांसेस चेंज हुए हैं या कोई भी बदलाव आया है आपके केस में, तो ऐसे मामलों में जाकर आप बिल्कुल बेल लगा सकते हैं, आपकी बेल हो सकती है। पर जैसा मैंने आपको बताया कि 307 के मामलों में आसानी से, जल्दी से बेल होती नहीं है। चार्जशीट लगती है, चार्जशीट को पूरा आपके वकील साहब द्वारा पढ़ा जाता है, पूरे फैक्ट को जाना जाता है, सब कुछ जानने के बाद, पूरी तरह से प्रिपेयर होने के बाद ही वो बेल लगाते हैं। ऐसे मामलों में कई बार देखा गया जो एक्सपीरियंस्ड वकील होते हैं वही आपकी आसानी से बेल करा पाते हैं, वरना तो बेल भी आसानी से आपकी नहीं होगी। दोस्तों होता क्या है कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट भी देखी जाती है कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कैसी है। मतलब कि डायरेक्ट रूप से उसी ने मारा है, क्योंकि 90 डेज में चार्जशीट लगेगी, चार्जशीट के बाद ही चीजें क्लियर हो पाएंगी। कस्टडी को देखा जाता है, कितने समय की कस्टडी वो सामने वाला व्यक्ति जो एक्यूज है वो काट चुका है, कितने टाइम से वो जेल में है, ये भी देखा जाता है जब किसी को बेल दी जाती है। साथ में ही इंजरी देखी जाती है, कितनी इंजरी सामने वाले को आई है, जो विक्टिम है, जिस चोट लगी है, कितनी इंजरी आई है, उसे कितना उसका लॉस हुआ है, कितनी उसे हानि हुई है, इन चीजों को भी देखा जाता है। कस्टडी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। कई लोग तो ऐसे भी हैं जिनका पूरा ट्रायल चल जाता है और सीधा अंदर बैठे बैठे ही सजा बुल जाती है, बट उनको बेल नहीं मिल पाती। ऐसे भी कई सारे केसेस होते हैं। तो आपको अगर बेल लेनी है अपने केस में, तो आप सबसे पहले देखें कस्टडी कितनी हो चुकी है, कितनी सीरियस वो इंजरी है, चार्जशीट लगी है कि नहीं लगी है, बेल आपने कहां लगाई है, सेशंस कोर्ट लगाए, हाई कोर्ट लगाए, ना हो तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएं, आप जा सकते हैं। आप बेल मांगेंगे तो बेल आपको मिल सकती है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि 302 आईपी से ज्यादा सीरियस होता है 307 आईपीसी, क्योंकि 307 में जिसको चोट लगी वो सामने खड़ा है आपके अगेंस्ट गवाही देने के लिए, और ऐसे में आपको सजा हो ही जाती है। ऐसे में अच्छे वकील साहब का मार्गदर्शन अगर आपके साथ में होगा तो मेरा मानना है बरी भी हो पाएंगे, आपकी बेल भी हो पाएगी, और साथ में ही काफी सारे जजमेंट्स पर जो हम वीडियोस लेकर आते हैं, अगर उन वीडियोस को भी अगर आप लगातार देख रहे हैं तो काफी हद तक आपको उसके लिए जानकारी मिलती है। दोस्तों किसी को भी बेल देना, जब शुरू में कोई इंसान पकड़ा जाता है, अभी सजा उसको नहीं बुली है, तो कहा जाता है जो मामले होते हैं ना ही वो प्यूनिटिव होते हैं ना ही वो प्रिवेंटेटिव होते हैं। मतलब कि सजा नहीं दी जा रही है अभी तो बेल आपको मिलनी चाहिए जब आपका केस डिसाइड हो जाएगा कि आप कन्विक्ट कर दिए गए हैं या एक्यूटेल कर दिए गए हैं, जबकि बात अलग होती है।
तो बेल आप ले सकते हैं, बेल आपको मिल सकती है, बेल आपको लगानी चाहिए। अब मान लो 307 के तहत 307 आईपीसी के तहत आप पर मुकदमा दर्ज हो गया, तो ये जो लाइफ इंप्रिजनमेंट है डेथ में कब कन्वर्ट हो जाएगा वो समझिए। पहले आप इसमें 3 तरह के मेजरली जो प्रावधान बताए गए हैं सजा के लिए, उन तीनों को आप समझिए। सबसे पहले आता है 10 साल तक की सजा या फिर फाइन। ये कब होगा कि मान लीजिए किसी को मारने की कोशिश तो की बट खरोच तक उसको नहीं आई, जैसे कि गोली चलाई मतलब गोली भी ऐसा नहीं कि उसी को चलाई, बल्कि गोली चलाई बस वो बच गया, पर वहां पे आपने दिखाया कि इरादा नहीं था, तो ऐसे मामलों में 10 साल प्लस फाइन तक के मामलों में छोड़ा जा सकता है। और कब हो जाएगा 10 साल तक का और लाइफ इंप्रिजनमेंट कब तक मिलेगी इसमें? मान लीजिए किसी व्यक्ति को मारा गया और इंटेंशन थी मारने की, उसको चोट आ गई है, जहां चोट आ गई तो वहां पर 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। अगर चोट आ गई है, चोट नहीं आई है तो 10 साल से लेकर फाइन तक का प्रावधान है। अब कब डेथ में कन्वर्ट होगा वो भी समझ लो। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, अभी कोई भी किसी को लाइफ इंप्रिजनमेंट मिली है, उम्र कैद मिली है, अब वो जेल में है, सजा काट रहा है और अंदर ही उसने किसी पर ऐसा कोई अपराध किया कि इंसान बस मरते मरते बच गया या फिर इतनी चोट मार दी कि वो बच ही गया, तो ऐसे मामले में उसको अब लाइफ इंप्रिजनमेंट ना देकर उसको डेथ सेंटेंस दी जाएगी और ऐसे मामले अब उसको डेथ पनिशमेंट की सजा मिलेगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं 307 आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई भी किसी भी तरह के सवाल आपके दिल में है, कमेंट बॉक्स में सवालों को पूछें। क्या हमसे जानना चाहते हैं, अपने इस बातों को रखें। हो सकता है हमारे के सजेशन से आप अपने केस से बाहर निकल सकें। और कोई भी हमसे सलाह चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हम आपको उसके रिप्लाई जरूर करेंगे। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके। और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस हम आपके लेकर आ सकें सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।